नमस्कार। डीडी न्यूज पर सांकेतिक समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय के हेडलाइंस पर। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने सुनाया फैसला। संजय रॉय दोषी करार। 20 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से भी अधिक गांवों में 65 लाख से भी अधिक संपत्ति कार्ड किए वितरित। कहा, स्वामित्व योजना से ग्रामीण जीवन में आया बदलाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी। भाजपा ने आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। कहा, हलफनामे में बताएं 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक आतंकी हमले में 2 जजों की हत्या। हमलावर ने घटना को अंजाम देने के बाद आत्महत्या करने का भी किया प्रयास। और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की घोषणा। रोहित शर्मा संभालेंगे कमान। शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जसप्रीत बुमराह का भी नाम। और हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कोलकाता की एक विशेष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने के 68 दिन बाद फैसला सुनाया गया है। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भी अपनी जांच में संजय रॉय को दुष्कर्म और हत्या के लिए एकमात्र मुख्य आरोपी बनाया। जांच ब्यूरो ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया था। हाल ही में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। तो केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट के फैसले पर कहा कि जांच उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है। जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। ये आरजी कर एक ऐसा कांड है जो पूरे बंगाल में सरफेस में ले आया कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। इन्वेस्टिगेशन निर्भर करता है कि अवेलेबल प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ जितना मिला उसके ऊपर संजय राय को कन्विक्टेड किया गया। 5 दिन, जैसे मैंने पहले बताया, कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं क्या। लेकिन ये सवाल जो परिवार ने उठाया वो लाजमी सवाल है। और हम भी मानते हैं कि सडनली एक महिला को पकड़ के रेप कर दिया, एक डॉक्टर को, ये तो मुझे भी अटपटा रखता है। और मुझे लगता है कि इस महिला डॉक्टर ने कुछ इन्होंने जान लिया था। वो अगर सामने आ जाता, मुख्यमंत्री जी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता, ममता बनर्जी का, इसलिए करवाया जा सकता है। और अब अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से भी अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को ये कार्ड प्रदान किए। ये गांव
10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से भी अधिक जिलों में फैले हुए हैं। पीएम ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। पीएम ने इस अवसर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कहा कि अब तक 2.25 करोड़ से भी अधिक संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे गांव में रहने वालों को बहुत लाभ हुआ है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। और ग्रामीण भारत के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और सस्ती खाद उपलब्ध कराने संबंधी हालिया फैसलों को गिनाया। ग्रामीणों का संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद में अपने अनुभव साझा किए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लाभार्थी मनोहर ने योजना से मिले लाभ के बारे में बताया। साहब, पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। और इसी तरह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की निवासी रचना ने भी स्वामित्व योजना से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया।
सर मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला है, तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी बहुत परेशान। ज्यादा परेशान थी सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला है सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप जी इसका सर। श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्वामित्व जी सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही Thanks, sir. प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सर मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र में नागपुर के लाभार्थी रोशन पाटिल ने स्वामित्व योजना को बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आ रहा है। स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं, इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर। नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। और जम्मू कश्मीर के सांभा जिले के लाभार्थी वीरेंद्र ने योजना से उनके गांव में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में चर्चा की। सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव है प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब।
जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद आपका। तो आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से भी अधिक जिलों के 50,000 से भी अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से भी अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। तो इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह योजना भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। गांव के विकास के लिए योजनाएं सही ढंग से बनाई जा पाएंगी और इसके साथ साथ गांव में जो सामाजिक सद्भाव है वो सामाजिक सद्भाव बहुत बेहतर ढंग से चलेगा, क्योंकि जो संपत्ति कार्ड बनवाया जा रहा है ड्रोन सर्वे के बाद, वो 2 लोगों में अगर विवाद है तो उनके आपसी सहमति से कार्ड का वितरण हो रहा है और कार्ड बनवाया जा रहा है, तो वो विवाद भी जड़ मूल से समाप्त हो रहा है। तो इसके कारण गांव में शांति का माहौल होगा और गांव अगर खुशहाल होगा तभी यह देश खुशहाल हो सकता है। और अब बात एक ऐसी योजना की जो कामयाब हो चुकी है। पीएम इंटर्नशिप योजना को उद्योग जगत से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। एक सर्वे में पता चला है कि 81% कंपनियों ने सरकार की इस पहल का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनियों द्वारा दिखाए गए समर्थन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम देश के युवाओं को सशक्त करते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करेगा। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी उद्योग जगत द्वारा इस योजना पर दिखाए गए भरोसे को देश के भविष्य के लिए लाभकारी बताया। टीमलीज एडटेक द्वारा 932 कंपनियों पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार को जारी हुई थी। सर्वे में पता चला कि 70% से भी अधिक कंपनियां इंटर्नशिप कर रहे 10% प्रशिक्षु युवाओं को अपनी कंपनी में ही परमानेंट अनुबंध पर रखने को इच्छुक हैं। बता दें कि केंद्र सरकार का लक्ष्य इंटर्नशिप योजना के माध्यम से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना है। इस योजना से मार्च 2025 के अंत तक 1,25,000 अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने MAHSR यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर साइट का दौरा किया और एडिशनल ड्रिवन इंटरमीडिएट टनल की कार्य प्रगति का भी निरीक्षण किया। दौरे के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अभी टनल के अंदर का निरीक्षण किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल मार्ग पर 340 किलोमीटर की में कार्य प्रगति पर है। अंदर जाके मैं अभी देख के आया हूँ, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। हर चीज, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से गैसेस अगर निकलते हैं तो उनका ध्यान रखना, वेंटिलेशन का ध्यान रखना, लाइटिंग का ध्यान रखना, उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। टनल का कंस्ट्रक्शन अच्छी पेस पे चल रहा है और ओवरऑल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में करीब 340 किलोमीटर का काम ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे है। जितनी नदियां हैं उन नदियों के ऊपर ब्रिज बहुत अच्छी प्रोग्रेस में है और जितने स्टेशंस हैं सारे के सारे स्टेशंस की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
फूफा जी, इनिशियल फंड चाहिए होगा बस। मोदी जी ने कहा है आगे स्टार्टअप बहुत बूस्ट होने वाला है। तो फिर मोदी जी से ही कहिए ना फंड करने को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप के अवसर बनाए, फंड्स दिलाए, सफल हुई तो अवार्ड दिए और बीते कुछ वर्षों में विमेन स्टार्टअप्स न सिर्फ सफल हुए बल्कि कई तो यूनिकॉर्न भी बने। आज करीब 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। हमारी बहू का अपना स्टार्टअप है ये, आप भी करने दो। 9 साल बेमिसाल स्टार्टअप। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में खबर राजधानी दिल्ली से। पूरे देश में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली में ही रहते हैं और 8वें वेतन आयोग की घोषणा से दिल्ली सहित पूरे देश के लोगों को इससे बड़ा लाभ होगा। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में लोकसभा की सांसद बांसुरी स्वराज ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि आज तक बीजेपी ने जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें पूरा भी किया है। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा चुनाव आयोग को 1.5 करोड़ रुपए के एजुकेशन लोन पर दिए गए हलफनामे पर भी सवाल उठाए। सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया, इस उपलब्धि को कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कैबिनेट से मंजूरी दी है और ये निर्णय लिया है कि 8th पे कमीशन का गठन होगा। इससे पूरे भारत में 48.62 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। 67.85 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होगा। दिल्ली की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। ओवरऑल चुनावी माहौल में जिस तरह का संकल्प पत्र जो वादे हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बाकी जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनका मैनिफेस्टो होता है, भाजपा का संकल्प पत्र होता है, क्योंकि हम केवल घोषणाएं नहीं करते, उस संकल्प को सिद्धि तक लेकर ही जाते हैं। मनीष सिसोदिया हैं जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो हलफनामा दिया चुनाव आयोग को, उसमें 1.5 करोड़ का एक ट्रांजेक्शन है और वो वैसा बताया जा रहा है कि वो डिक्लेयर नहीं है। आपने ऐसी मांग की है कि उसको क्लियर करें, आखिर ये जो एजुकेशन लोन है वो आया कहाँ से? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय सिसोदिया जी से कि ये जो लोन एंट्रीज आपने दिखाई हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। 1.5 करोड़ रुपया आपने दिखाया है जो आपने प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन के तौर पर एंट्रीज दिखाई हैं। जैसे कि पहली एंट्री आपने दिखाई 86 लाख रुपीज़ की, दूसरी एंट्री थी 10 लाख रुपए की, तीसरी एंट्री थी 58 लाख रुपीज़ की। तो पहला सवाल मेरा ये है कि सिसोदिया जी, ये 3 प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं? और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश में नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो बहुत कम दरों पर एजुकेशन लोन्स देते हैं। आम आदमी पार्टी आज एक स्क्रीनिंग कर रही थी एक डॉक्यूमेंट्री की। उनका ये आरोप है कि उनके जो नेताओं को गलत तरीके से जेल भेजा गया, उस पर फिल्म थी और बीजेपी के प्रभाव में किसी भी थिएटर में वो दिखाने की इजाज़त नहीं मिल रही। खुद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेता जो हैं ज़्यादातर जमानत पर हैं, तो जो भी चीज़ उनको दिखानी है वो उनको कोर्ट के समक्ष दिखाना चाहिए। रही बात आज स्क्रीनिंग ना होने देने की, कि तो उसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, ये निर्णय दिल्ली पुलिस का निर्णय है। बांसुरी स्वराज का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने जो हलफनामा दिया है उस पर उनकी जवाबदेही बनती है। कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर लेफ्टिनेंट मोइत्री हजारिका और जीसीआई ललिता को रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। उन्होंने कैडेटों को संबोधित करते हुए देश को नया वाला भारत बताया जो न डरता है न ही झुकता है। तो पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया।
शिविर में पहुंचने पर एनसीसी के तीनों स्कंधों द्वारा रक्षा राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया, हॉल ऑफ फेम, शिप मॉडल, एयर मॉडल समेत देश भर से चयनित आइडिया और इनोवेशन प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। उन्होंने कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन की भावना के लिए एक असम बटालियन की लेफ्टिनेंट मोइत्री हजारिका और 5 दिल्ली बटालियन की GCI ललिता को वर्ष 2024 के लिए रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 50 साल पहले एनसीसी में बिताए अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब कैडेट शिविर से लौटता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि राष्ट्र के लिए कुछ करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नया वाला भारत है जो न डरता है और न ही किसी के सामने झुकता है। आज से 50 साल पहले की याद मेरे को ताजा हो गई। मैं भी आपके जैसा कैडेट था रांची झारखंड के अंदर। कैडेट जब शिविर से लौटता है उसका एक ही जज्बा रहता है कि हमको देश के लिए कुछ करना है, हमको राष्ट्र के लिए कुछ करना है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये नया भारत न डरता है, न झुकता है, न पीठ दिखाता है। ये नया भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कैडेटों द्वारा कश्मीर की कहानी भी बयां की गई, जिसमें आतंकवाद से ग्रसित कश्मीर, अनुच्छेद 370 और वर्तमान कश्मीर की स्थिति को दर्शाया गया। विविधता में एकता की झलक दिखाता है एनसीसी का यह गणतंत्र दिवस शिविर। यहाँ भाषा अलग है, बोली अलग है, लेकिन नहीं अलग है तो कैडेटों की एकता। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के परिसर में शनिवार को हुए एक हमले में 2 जजों की हत्या कर दी गई। हमले में न्यायाधीशों में से एक का अंगरक्षक भी घायल हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान में हुई इस घटना को ईरानी अधिकारियों ने आतंकवादी हमला करार दिया है। बताया गया है कि हमले को अंजाम देने के बाद हमलावर ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों की इस हमले में जान गई है, उनकी पहचान जस्टिस मोहम्मद मोगिस्वे और अली रेजनी के रूप में हुई है। ये दोनों ईरानी न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों में शामिल थे। और अब खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या सभी जगह बनाने में सफल रहे। इन तीनों ने आखिरी बार 2023 विश्व कप में वनडे प्रारूप में हिस्सा लिया था। 15 सदस्यीय टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। हालांकि मोहम्मद सिराज को बाहर कर दिया गया है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बुमराह की जगह हर्षित राणा टीम में होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से हो रही है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से खेली जाएगी। तो जो टीम है वो इस प्रकार है कि रोहित शर्मा जो है वो कप्तान होंगे। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।